हाँ पार्थ, आज हम 9th क्लास की 6ठी एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हैं। 9th क्लास में कम से कम 5-6 नंबर के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आप लोगों से पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि ये किसी भी प्रकार के कंपटीशन में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक एक्सरसाइज हैं। ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं 9th क्लास की 6th एक्सरसाइज का पार्ट 2 बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखना है। आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, तो आप लोग उसका पूरे से पूरा फायदा उठाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात जो है उस इस एक्सरसाइज में, वो बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी दो समांतर रेखाएं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा होती है तो इससे बनने वाले कोण जो हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। वो क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ए लगाऊं, यहाँ पर बी लगाऊं, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, ये जी और ये एच। ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये ई है, ये एफ है। ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल कौन से एंगल के बराबर है और उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए, एंगल ए और एंगल बी जो है, इन दोनों की सम 180 होती है और ये दोनों एंगल एक दूसरे के आसन कोण है। क्या है? इनको हम क्या कहेंगे? आसन कोण। याद रखना है, आसन कोण। नंबर 2, सी और डी, ये भी एक दूसरे के, इन दोनों की सम भी 180 होती है क्योंकि ये भी आसन कोण है। इसी प्रकार से ई एफ आसन कोण है, जी एच आसन कोण है। ये एक ही रेखा पर स्थिति एक जैसी दर्शाते हैं। अब इसी प्रकार से ए, इस रेखा के इस साइड में ए और सी एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए ये दोनों भी आसन कोण है। बी और डी ये भी आसन है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि ए बी आसन कोण है, ई एफ आसन कोण है, सी डी आसन कोण है और जी एच आसन कोण आपस में एक दूसरे के, और इनकी आपस में सम 180 होती है। अब देखिए, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। कारण क्या है इसका? कि इन दोनों को शीर्ष आपस में टकराते हैं। शीर्ष कह दो, मुख कह दो, इसलिए इसको शीर्षाभिमुखी कोण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सम्मुख कोण भी कहते हैं। सम्मुख, मुख आमने सामने है, या शीर्षाभिमुखी, इनके शीर्ष आमने सामने है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुखी कोण। ये आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण। क्लियर है बात? ये हम प्रैक्टिस में लेंगे तब आप लोगों की ये जरूरत की चीज है, ध्यान में रखनी होगी। ए डी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है। बी और सी के सिर आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, इन दोनों के सिर आपस में टकरा रहे हैं। जैसे इसका सी का सिर ये है और बी का सिर ये है, आपस में सिर टकरा गए ना, इसका मतलब सी और डी आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार से जी और एफ आपस में बराबर हो गए। जी और एफ, इनके सिर आपस में टकरा गए। इसी प्रकार से ई और एच भी आपस में बराबर है। तो ये क्या कहलाएंगे? जिनके सिर आपस में टकराते हैं वो है शीर्षाभिमुखी कोण, आपस में बराबर होते हैं। अगली बात, बी एंगल जो है वो एफ एंगल के बराबर है। एंगल बी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। इसका नाम है संगत कोण। इनको क्या कहेंगे? इनकी संगत एक जैसी है। जैसे ये ऐसे है, जैसा आसन इसका है वैसा ही आसन इसका है। यानी इस रेखा के ऊपर की ओर बी क्रिएट हो रहा है और इस रेखा के ऊपर की ओर एफ क्रिएट हो रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा के दोनों एक ही तरफ हैं, इसलिए इनको कहेंगे संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण। जैसे बी एफ के संगत है, डी एच के संगत है, ए ई के संगत है और सी जी के संगत है। इसका मतलब बी और ई बराबर, एफ बराबर है, डी और एच बराबर है, ए और ई बराबर है, सी और जी बराबर है। ये ध्यान में रखने की बात है। अब है, ध्यान देना है आप लोगों को कि यहां पर इस तरीके की आकृति बन रही है। आप देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिए। मैं जेड बना रहा हूं। जहां जेड की आकृति बनती है और जो कोने बनते हैं वो कोने एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ई एंगल जो है वो एफ एंगल के बराबर होगा। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये दोनों
एकांतर कोण है, जहां जेड की आकृति बनती है वहां पर एकांतर कोण है। क्लियर है बात। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया ना ई सी और एफ बराबर है, इसी प्रकार से उल्टा जेड बनाओगे आप हैं तो यहां पर डी किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया। किसके, डी एंगल जो है वो किसके इक्वल हो गया, ई एंगल के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये भी दोनों एकांतर कोण है। तो ये ध्यान में रखना है, मैं मेरी बात को बहुत स्पीडली रिपीट कर रहा हूं, ध्यान में रखना है। ए और बी दोनों आसन कोण है, इनकी सम 180 डिग्री होती है। सी और डी आसन कोण है, क्योंकि ये एक ही रेखा के एक ही तरफ स्थित है, इस रेखा के एक ही तरफ स्थित है, इसलिए इनका आसन एक जैसा है, इसलिए सी और डी बराबर है। ई और एफ बराबर है जी और एच, सॉरी बराबर नहीं, इन दोनों का सम 180 है। इसी प्रकार से जी और एच का सम भी 180 है। अब कौन सा एंगल किसके बराबर है ये ध्यान में रखना है। ए और डी बराबर है, बी और सी बराबर है, ई और एच बराबर है, एफ और जी बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि इनके शीर्ष आपस में टकराते हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुखी कोण है। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि सी एंगल जो है वो एफ एंगल के बराबर है, सी एफ के बराबर है। इसका कारण मैंने दिया है कि ये एकांतर कोण है। डी जो है वो ई एंगल के बराबर है, जहां जेड की आकृति बनती है वहां डी जो है वो ई के बराबर है, यहां एकांतर कोण है। क्लियर है बात। अब हम प्रैक्टिस में लेवें, क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, दो क्वेश्चन लिखे हुए आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं ए बी और सी डी। क्वेश्चन में लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोगों को जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी बातें, वो बात ध्यान में रखनी है कि चाहे तो आप इन दोनों का एंगल ज्ञात कर लें, क्योंकि ये और ये एंगल दोनों आसन एंगल है। इसी प्रकार से चाहे आप इन दोनों का कर लें, इन दोनों का, ये दोनों भी इस रेखा के एक ही ओर स्थित हैं, इसलिए दोनों आसन एंगल हैं और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं यहां पर देखिए, चलो यहां लिख रखा है ए, यहां मैं ओ लिख देता हूं, यहां वाई है। चलो कोई नाम दो तो दे दो, पी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, यहां पर पी और क्यू नाम दे रहा हूं मैं। तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ए एंगल ए पी क्यू की वैल्यू जो है वो आप इसमें से पूरे 180 में से और 50 को माइनस करते हैं तो 130 डिग्री। ये एंगल जो है ना, ये 100 जिसका नाम x है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। अगर आप इसका नहीं निकाल पाओ, दिमाग में ना रहे बातें, तो आप इसका निकाल लो। ये इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों 180 के हैं, ये दोनों 180 के हैं। मैंने शुरुआत में बात बताई थी। अगर ये 130 डिग्री का आ जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे 130 आएगा। 130 ये है तो इसके सामने वाला ये शीर्षाभिमुखी कोण है, इसका मतलब ये भी 130 डिग्री का होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। अब ध्यान दें आप, इसकी वैल्यू 130 डिग्री है और यहां पर देखिए जेड की आकृति बन रही है। ध्यान देंगे, यहां पर जेड की आकृति बन रही है, उल्टे जेड की बन रही है ना। ऐसी स्थिति में अगर ये 130 का होगा तो y भी 130 का होगा। तो एंगल y इक्वल टू, या y की वैल्यू सीधा लिख देता हूं मैं, y बराबर है 130 डिग्री। क्यों है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पी क्यू का एकांतर कोण है। यह कोण ए पी क्यू का एकांतर कोण है, यह कारण लिख सकते हो आप। ये लो, y की वैल्यू 130 आ जाएगी और x की वैल्यू भी 130 डिग्री है। तो कहीं प्रॉब्लम है कोई। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आप, दिया क्या है, ए बी सी डी और ई एफ, तीन पैरेलल लाइन दे रखी हैं। जो ऊपर लिख रखा है ए बी सी डी के पैरेलल है, ये इसके समांतर है, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर है। तो ऐसी स्थिति में अपने को करना क्या है, अब की बार किसी भी एंगल का नाप नहीं दिया है, रेशियो दिया है y और z का रेशियो 3 और 7 का है, y और z का, और x का मान इसने पूछा है। तो y और z का रेशियो जो है वो 3 और 7 का दिया है। तो ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लो पहले आप। 3 और 7 के अनुपात में हम बांटेंगे तो इन दोनों का योग देखिए 180 डिग्री होता है।
किसका कितना, क्योंकि इसका और इसका अगर हम दोनों का इसका निकाल लेवे ना तो इन दोनों का 180 होगा, तो जितने डिग्री का ये होगा उतने ही डिग्री का ये होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के संगत कोण है। क्या कोण है? संगत है। इसलिए हम यहीं लिख लेता हूं मैं जेड, चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। y और z इन दोनों का योग कितना है? 7 है ना। तो मैं इसको देखिए अनुपात को हमेशा x लिख करके और ऐसे लिख लेना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए 3x प्लस 7x बराबर 180। ये हो गया 10x बराबर 180 और x बराबर 180 बटा 10, यानी x की वैल्यू 18 डिग्री है। यहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहां पर x का मान पूछा है, मैंने इसको वैल्यू जो मानी है वो भी x में मान ली, मैं p मान लेता हूं। चलो आप कंफ्यूज ना हो, p अनुपात में दे रखा ना इसलिए p लिखा है मैंने। तो p की वैल्यू कितनी है? 18। तो यहां पर देखिए ये 3p है और ये 7p है, तो इस 3p का मतलब ये 3p का मतलब कितना हो गया? 3 बराबर है 3 गुना p की वैल्यू 18 है ही, तो हम इसको क्या लिख दें? 54 डिग्री। ये कितने डिग्री आ जाएगा? 54। और यह है 7p, तो p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू 18 है, तो 7 × 18 यानी 18 7 126। ये कितने डिग्री का आ गया? 126। ये आ गया 126 डिग्री का आ गया। ऐसे लिख लें आप, इसको 3p थे ना, 3p की वैल्यू आई है 54, इसकी आई है 126। अब इसने पूछा किसका है? x का पूछा है, तो x का मान कितना आएगा? जितना z का मान है उतना ही आएगा। देखिए z का मान यहाँ है और z का मान कितना निकाला हमने? 126 निकाला है। x का मान भी उतना ही आएगा जितना z का है। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो x बराबर x इक्वल टू 126 क्यों है? ये z का एकांतर कोण है। क्लियर है बात? हाँ देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है 6.2 का। कैसे करना है अपने को, यह आकृति आपकी बुक में दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसने ये दिया है कि AB और CD दोनों एक दूसरे की पैरेलल हैं। पैरेलल का समांतर का निशान लगा रखा है यहाँ पे। इसी प्रकार से EFCD पर लंब है। यह लंब का परपेंडिकुलर का निशान होता है, लंब का, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। कितना? ये ध्यान में रखना है कि EF और CD, EF जो है वो इस CD पर लंब है, एकदम सीधी रेखा है। इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये ध्यान में रखनी है आपको। इसने ये दिया कि इसने क्या है? GED बराबर 126। GED ये पूरा एंगल जो है यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 126 डिग्री का दे रखा है इसने। अब अगर यहां से लेकर के यहां तक ये जो निशान लगा रखा है ना, ये निशान 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो इधर वाला कितने डिग्री का रह जाएगा? जबकि पूरा यहां से लेकर के यहां तक 126 डिग्री का बता रहा है। तो 126 में से हम 90 को माइनस कर देंगे तो इधर वाला जो एंगल है वो 36 डिग्री का रह जाएगा। कितने डिग्री का? 36 डिग्री का। तो ये एंगल 36 डिग्री का हो गया। क्लियर है बात? नंबर 2, ये अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये एकदम परपेंडिकुलर है। तो सीधा 90 डिग्री का यहाँ 90 डिग्री का बनाएगा तो यहाँ भी 90 का होगा। और एक रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण का योग 180 होता है। अगर ये 90 का है, ये 90 का है, तो इधर वाला कितने का हुआ? 90 डिग्री का ही हो गया। नहीं हुआ क्या? अब नंबर 1 तो 2 तरीकों से आप फाइंड कर सकते हो इसको। एक तो है इसमें एक त्रिभुज क्रिएट हो रहा है। इस त्रिभुज के माध्यम से 90 को 36 को जोड़ करके 180 में से घटा दो तो इस जी की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो है ये। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जब इसकी वैल्यू पता चल गई कि ये पूरा 126 डिग्री का है, पूरा 126 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है? ये 126 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? हाँ, यहाँ पर देखिए आप, मैं जेड की आकृति बना रहा हूं। वो जेड की आकृति अगर आपके समझ में आती है तो ये देखो ऐसे बनाना। यहां 126 डिग्री का है तो ये एंगल भी 126 डिग्री का होगा, और ये 126 का है तो फिर ये कितने डिग्री का होगा? यहां पर ये दोनों एक दूसरे के आसन कोण है। ये
मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूं इसलिए मेरे से बना नहीं बात है पूरी। ये 126 का है तो ये कितने का होगा? 180 में से 126 को माइनस कर दो बस, तो कितने डिग्री का रह गया? 54 डिग्री का। कितने डिग्री का? ये 54 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब इससे आपसे क्या पूछा गया है वो चीज आप यहाँ पे लिखे। ए जी ई का मान पूछा है इसने, ए जी और ई का मान। एक तो ये पूछा है ए जी ई का मान, तो ए जी ई का मान कितना हुआ? 126 डिग्री। लिख दूं क्या? 126 डिग्री। क्यों हुआ? आपको कारण लिखना है कि यह जी ई डी का एकांतर कोण है। एंगल जी ई डी का एकांतर कोण है, इस कारण से। दूसरा इसने पूछा है जी ई एफ, इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू सीधी सी बात है, पूरे की वैल्यू 126 है, तो 126 में से 90 घटा देंगे तो पीछे 36 डिग्री बच जाएगा। क्लियर है ना बात? तीसरा पूछा है एफ जी ई की वैल्यू, एफ जी ई की वैल्यू, इतने की वैल्यू पूछी है इसने। तो हमें ये 126 मिल गया, तो 180 में से 126 डिग्री घटा दो तो 54 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी इसमें। ये 3 इसके आंसर है। क्लियर है बात? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान थोड़ा सा देखने से समझने से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है पी क्यू और एस टी, दो पैरेलल लाइन दे रखी है। किताब में लिखा है कि पी क्यू और एस टी दो एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं, चूंकि मैं इसको समांतर बना लेता हूं, इसको और आगे बढ़ा देता हूं, ये लो। अब आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो, ये लो, बढ़ा दिया ना। ये लाइन मैंने ऐसे बढ़ाई है, ये लाइन मैंने ऐसे बढ़ाई। अब आपको समझ लो क्या चीज होगी, क्या आपको देखना है। ये एंगल ऊपर वाला, ये है एंगल 130 डिग्री का दे रखा है। ये 130 का है, तो ये नीचे वाला ये कितने का होगा? 130 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका संगत कोण है। क्या कोण है? संगत कोण है। यहां पर मैं कोई नाम लिख देता हूं, जैसे आर नाम लिख दिया मैंने। अच्छा, आर आया हुआ है, यू नाम लिख देता हूं, चलो इसका वी नाम लिख देता हूं मेरी सहूलियत के लिए। टिक टिक करके आपको लाइन आगे बढ़ा लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए क्वेश्चन को। ये 130 का, तो ये कितने का होगा? 130 डिग्री का होगा। और ये कितने का होगा? 130, इसका नाम कोई भी नाम दे दें, डब्लू नाम दे दे, चलो। इसका एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 में से 130 को घटाएंगे तो 50 डिग्री का। इसने जो पूछी है वो बात, उस बात तक हम जाएंगे। इसने पूछा है आर की वैल्यू, क्यू आर एस, यानी आर की वैल्यू पूछी है इसने। ये अगर 50 डिग्री का, ये 110 डिग्री का, तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? दोनों का आसन कोण है, दोनों का योग 180 होता है, तो ये 70 डिग्री का नहीं हुआ क्या? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 50 प्लस 70, चलो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री का आ जाएगा। एक तरीका तो है ये इसका। कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का। अगर आप इस तरीके से ना करें, दूसरी और कोई पैरेलल लाइन खींचें, तो आप यहां पर एक पैरेलल लाइन और खींच सकते हैं, एक पैरेलल लाइन और खींच लें। ये 110 का होगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? पूरा 110 डिग्री का होगा। कितने का होगा? अब चूंकि आपने इसको 50 डिग्री का मान लिया, निकाला ना आपने, तो 110 में से 50 घटा सकते हो तो भी 60 ही आएगा। किसी भी तरीके से आप करोगे। अगर कोई अधूरा क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन उसमें कंप्लीट नहीं है, तो आप उसमें पैरेलल लाइन और खींचें और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके? हाँ बच्चों, इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे। दिया हुआ क्या है? ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन हैं, एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। कितनी आगे बढ़ाओगे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, वो पैरेलल लाइन की परिभाषा होती है। यहां पर एंगल ए पी क्यू, ये एंगल दे रखा है इसने 50 डिग्री का। ए पी क्यू, यहां ए से चली, पी पर टकरा करके लाइन क्यू की तरफ गई, तो यहां पर जो कोना बना वो 50 डिग्री का है। पी आर डी, पी से लाइन चल के आर पर टकरा के डी की तरफ गई, तो यहां पर जो एंगल बना वो बना 127 डिग्री का। अब इसने पूछा है एक्स वाई और दो की वैल्यू पूछी है क्या?
एक्स और एक्स वाई दो की वैल्यू पूछी है इसने, एक्स वाई की वैल्यू पूछी है। चलो मैं एक्स वाई की वैल्यू बता देता हूं आपको। सबसे पहले देखिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि जहां जेड की आकृति बनती है वहां पर एंगल एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जहां पर रेड पेन ड्रॉ हुआ है वहां पर जेड की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है। इसका मतलब यहां 50 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 डिग्री। तो इस एक्स का नाम क्या है? पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री। आपको कारण देना है कि ये दोनों बराबर क्यों हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि ए पी क्यू का कोण ए पी क्यू का एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। नंबर एक। नंबर दो, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक चीज आपको क्लियर दिमाग में रखनी है। दो तरीके हैं यहाँ पे, दो तरीकों से मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। एक तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंतरा अभिमुखी कोणों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंतर अभिमुखी यानी उस बहिष कोण के सामने जो दो कोण है उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सॉरी, इसके योग के बराबर होता है। तो इसका और इसका योग 127 डिग्री होगा। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है 50 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 127 में से आप इस y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y इक्वल्स टू क्या लिखूं हमें? अपने क्या लिखेंगे? x और y दोनों की वैल्यू कितनी है? 127 डिग्री है। कितनी है? 127 डिग्री है। इसकी और इसकी वैल्यू 127 डिग्री है। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 127 में से x को माइनस कर दो और x की वैल्यू कितनी आई है? 50 आई है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री। कितने डिग्री? 77 डिग्री। एक तरीका तो है ये, क्या बताया? किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंतरा अभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग 127 डिग्री होगा। इतना क्लियर दिमाग में रखें। अब आपको ये मैंने बता दिया कि ये 50 डिग्री का है, तो ये कितने होगा? 127 में से 50 घटा दो, बस पीछे 77 डिग्री आ गया। नंबर दो, आपको बात बताऊं, यह अगर 127 डिग्री का है तो इसके आगे ये जो कोण है, ये कोण आसन कोण है या नहीं है? तो 180 में से 127 डिग्री घटा लो तो पीछे कितने बच गए? 63 डिग्री। कितने? नहीं, 73 डिग्री बचते हैं। कितने? 73 कहाँ बचते हैं? सॉरी, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 53 डिग्री बचते हैं भाई। कितने डिग्री? ये कोण कितने डिग्री का आ गया? 53 डिग्री का आ गया। आया ना ये 53 का। अब आप चूंकि आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप 180 में से ये 50 आई गया आपका, ये 53 आ गया, तो 180 में से 50 को और 53 को जोड़ दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है। 180 में से 50 को और 53 को जोड़ करके घटा दो। 180 में से 103 डिग्री को घटाएंगे तो पीछे कितने बच गए? 77 डिग्री। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दो तरीके हैं आपके। क्लियर है? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे ना तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इससे ज़्यादा सब्सक्राइब करने पे आपके फ़ोन पे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसलिए मुझे मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।